नमस्कार। कोविड-19 रिलीफ पैकेज के तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई, जिसके तीसरे अंश में एग्रीकल्चर सेक्टर को 1.5 लाख करोड़ का बूस्टर प्रदान किया गया। आइए जानें किस सेक्टर में कितना निवेश किया गया और क्यों किया गया। सरकार ने 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट रखी है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने के लिए नियर द विसिनिटी ऑफ द फार्म्स, मतलब कि खेतों के आसपास ही ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे जहां किसान अपना उत्पादन स्टोर करके रख सकता है, पोस्ट हार्वेस्ट उन्हें वहां मेंटेन करके रख सकता है, क्योंकि लैक ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स की वजह से ही काफी गैप्स आ रहे हैं वैल्यू चेन्स में। कोरोना की मार हमारे किसान भाइयों पर ऐसी पड़ी कि ट्रांसपोर्टेशन के ठप होने से ना तो वो अपना उत्पादन मंडियों तक पहुंचा पाए और खेतों के नजदीक कोई स्टोरेज फैसिलिटी ना होने के कारण उन्हें अपना जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस है जो वो नहीं पहुंचा पाए बाजारों तक, वो उन्हें फेंकना पड़ा। अभी तक हमारी सरकार का एम्फेसिस था ऑन शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स और इन्वेस्टमेंट ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं की जाती थी। मगर अब इस आपातकालीन सिचुएशन के बाद गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि दे नीड टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोल्ड चेन्स। भारत का फिशरीज सेक्टर जो कि कंट्रीब्यूट करता है 8% भारत की जीडीपी में, उसमें सरकार ने 20,000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसमें 11,000 करोड़ इन्वेस्ट किए जाएंगे इन एक्टिविटीज जो कि मरीन, इनलैंड फिशरीज और एक्वाकल्चर से रिलेटेड है, और 9,000 करोड़ इनसे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इन्वेस्ट किए जाएंगे, जैसे कि फिशिंग हार्बर्स, कोल्ड चेन्स और इनका मार्केट बनाने में। इससे 55 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इससे एक्सपोर्ट भी डबल हो जाएगा to 1 लाख करोड़। बैन पीरियड सपोर्ट, बैन पीरियड मतलब वो पीरियड साल का जिस टाइम में फिशरमैन को फिशिंग अलाउड नहीं होती, उसका भी इस योजना के तहत फिशरमैन को सपोर्ट दिया जाएगा। अगला सेक्टर एनिमल हस्बेंड्री का, और एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए सरकार देगा 15,000 करोड़ रुपए। लॉकडाउन के दौरान मिल्क की डिमांड 20 से 25% घट गई थी। मिल्क कोऑपरेटिव्स ने इस दौरान 560 लाख लीटर पर डे मिल्क प्रोक्योर किया अगेंस्ट जो वो यूजुअली अगेंस्ट 360 लाख लीटर जो वो यूजुअली प्रोक्योर करते थे। मतलब कि 111 करोड़ लीटर एक्स्ट्रा प्रोक्योर किया गया मिल्क, जिसमें 4,100 करोड़ का खर्चा हुआ। तो इसीलिए सरकार ने सोचा कि अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में पैसा लगाएंगे। इसमें दे वांट टू एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किस में? जैसे डेयरी प्रोसेसिंग में, वैल्यू एडिशन में और कैटल फीड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। इस पैकेज में नीश प्रोडक्ट्स का भी मेंशन हुआ है। नीश प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं एक स्मॉल और स्पेशलाइज्ड सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। ये प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे फ्लेवर्ड कैमल मिल्क, गोट मिल्क घी, कैमल मिल्क बेस्ड स्किन केयर प्रोडक्ट्स। तो इनके एक्सपोर्ट के लिए स्पेशलाइज्ड प्लांट्स सेटअप किए जाएंगे। एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के लिए लगभग 13,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इसमें मेनली दो मेन डिजीज जो कैटल में होते हैं, जिनका नाम है फुट एंड माउथ डिजीज एंड ब्रुसेलोसिस, उसके अगेंस्ट 100% वैक्सीनेशन की जाएगी ऑफ 53 करोड़ एनिमल्स। हमारे प्रधानमंत्री का विजन है वोकल फॉर लोकल विद ग्लोबल आउटरीच, मतलब कि जो लोकल्स हैं उनको एक ऐसा वोकल दिया जाए जिससे कि वो विश्व भर में एक अच्छा नाम कमा सकें। इस विजन को पूरा करने के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं ताकि जो हमारे देश में माइक्रो फूड एंटरप्राइज हैं उन्हें फॉर्मल बनाया जाए फॉर ऑथराइज्ड एक्सेप्टेंस। इसमें जो माइक्रो फूड एंटरप्राइज हैं उन्हें टेक्निकली अपग्रेड किया जाएगा ताकि वो FSSAI के फूड स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके। इसमें सेंटर और स्टेट का रेशो होगा 60:40 का।
क्लस्टर फार्मिंग मतलब कि ऑर्गेनिक फार्म्स एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को शुरू किया है इसके तहत, जैसे कि मैंगो यूपी में, केसर जम्मू कश्मीर में, बैम्बू शूट्स नॉर्थ ईस्ट में, चिली इन आंध्र प्रदेश, टैपियोका इन तमिल। इसके तहत जो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनकी छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं, उन सबका एक क्लस्टर बनाया जाएगा। जैसे यूपी में जो मैंगो की खेती करते हैं उन फार्मर्स का एक क्लस्टर बनाया जाएगा, उन्हें स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि कैसे वो पूरा ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस कर सके उसे। हर एक क्लस्टर फार्म 20 हेक्टेयर साइज का होगा। इससे ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट होगी, इन क्रॉप्स का एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ेगा और ये अच्छी हेल्थ को भी प्रमोट करने में हेल्प करेगा। कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारियों से फ्यूचर में लड़ने के लिए हमें अपनी हर्बल कल्टीवेशन हर्बल उत्पादन को बढ़ाना होगा। इसके लिए सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, जिसके तहत 2.2 अभी तक जो है वैसे 2.25 लाख हेक्टेयर एरिया है अंडर द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। मगर अगले 2 सालों में ये एम कर रहा है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड कि वो 10 लाख हेक्टेयर लाएगा अंडर हर्बल कल्टीवेशन, जिससे कि 5,000 करोड़ इनकम जनरेशन होगी फार्मर्स के लिए। हर एक राज्य में अलग से हर्बल मंडीज बनाई जाएंगी, जहां केवल इन हर्बल प्रोडक्ट्स उन्हीं का ही सेल होगा। रीजनल मंडीज बनाई जाएंगी और गंगा के किनारे 800 हेक्टेयर जमीन में मेडिसिनल प्लांट्स की खेती की जाएगी। बी कीपिंग में सरकार 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसमें इससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाएगा और भी कई चीज़ों में इंप्रूवमेंट की जाएगी ताकि कंज्यूमर्स को क्वालिटी हनी प्रोडक्शन मिले और किसानों को उनका सही दाम। बी कीपिंग कमाई का एक बहुत अच्छा सोर्स है, स्पेशली इन रूरल एरियाज। टॉप टू टोटल स्कीम के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ऑपरेशन ग्रीन समझना पड़ेगा कि ऑपरेशन ग्रीन है क्या। ये एक ऐसी प्राइस फिक्सेशन स्कीम है जो कि फार्मर्स को इंश्योर करेगी कि उन्हें सही प्राइस मिले अपने प्रोड्यूस का। मगर अभी तक ये ऑपरेशन ग्रीन वैलिड था फॉर जस्ट टमेटोज, अनियंस एंड पोटैटोज, मतलब कि टॉप के लिए। मगर अब कोविड-19 के इफेक्ट के बाद ऑपरेशन ग्रीन को सोचा है कि इसे एक्सटेंड करेंगे टू ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब कि टोटल। इस टॉप टू टोटल स्कीम के तहत 50% सब्सिडी दी जाएगी ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जहां पर सरप्लस है टू द एरियाज जहां पर वो प्रोडक्ट डेफिशिएंट है, और 50% सब्सिडी दी जाएगी किसानों को ऑन स्टोरेज। इससे रिजल्ट क्या होगा कि फार्मर्स को भी अच्छे दाम मिलेंगे अपने प्रोड्यूस के, और दूसरी बात वेस्टेज कम होगी, और तीसरी बात कंज्यूमर्स को भी जो है वो अफोर्डेबल प्राइस पर अपने प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के इस एक्ट के तहत जो भी कमोडिटीज एसेंशियल लेबल की जाती हैं उनकी ओवर स्टॉकिंग ना तो कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ना कोई मिडिलमैन, ना कोई फार्मर कर सकता है, और ये कमोडिटीज कंट्रोल होती हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 6 आइटम्स जो कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंडर थी उन्हें हटा दिया गया है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंडर से। वो हैं सीरियल्स, एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस, अनियंस एंड ऑयल सीड्स। बेसिकली ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगता है होर्डिंग को स्टॉप करने के लिए। मगर इससे क्या हो रहा था कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही थी। ट्रेडर्स इन्वेस्ट करना बेहतर नहीं समझते थे इन द स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दीज एसेंशियल कमोडिटीज। वो अपना पैसा नहीं लगाना चाहते थे क्योंकि ये एसेंशियल थी और इनका ज्यादा स्टॉक नहीं इकट्ठा कर सकते थे। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं वो सबसे ज्यादा हिट होती हैं इस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत। लार्ज स्केल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो पाती, और फूड प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज में भी प्राइवेट प्लेयर्स आपके इन्वेस्ट करना बेहतर नहीं समझते। सरकार ये भी सोच रही है कि इस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट्स की जाए, मॉडिफिकेशंस की जाए, ताकि किसानों को एक अच्छा दाम मिल सके अपनी क्रॉप का। और वो कैसे मिलेगा? जब इन्वेस्टमेंट्स
की जाएंगी इस सेक्टर में, और एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया जाएगा। अमेंडमेंट करने से इसमें कोई स्टॉक लिमिट नहीं रह जाएगी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए, जो कि सबसे ज्यादा लॉस झेलते हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का। और ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट तभी लगाया जाएगा जब बहुत ज्यादा कोई कैलामिटी आ जाएगी या कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसा डिजास्टर हो जाएगा, तभी ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगाने की बात सोची जाएगी। भारत की 70% आबादी खेती बाड़ी पर निर्भर है। पिछले कुछ वर्षों से हमने उत्पादन तो काफी बढ़ा दिया है, मगर उस सरप्लस को बेचने के लिए एक अच्छा मार्केट जहां फेयर प्राइस मिल सके, उसे ढूंढना अभी भी एक चैलेंज है हमारे लिए। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है किसान का, वो किसान से लेकर कंज्यूमर तक जो भी मूवमेंट होती है वो सब आती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। मैक्सिमम स्टेट्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केटिंग एपीएमसी, दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट रेगुलेशन एक्ट के तहत करते हैं। इसके तहत स्टेट्स रेगुलेट करती हैं सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज को जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती हैं। तो यह एक प्रकार का रेगुलेटेड मार्केट हो गया जिसके तहत कोई भी एक्सपोर्टर या प्रोसेसर किसान से डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं ले सकता। कोई भी प्राइवेट पार्टी अपना मार्केट नहीं सेटअप कर सकती, सिर्फ स्टेट ही कर सकती है। और सबसे बड़ा नुकसान ये है इसका कि सप्लायर्स इसके तहत एक एसोसिएशन बना लेते हैं ताकि जो प्राइस है, प्राइस का लेवल हाई रहे और कंपटीशन रिस्ट्रिक्टेड रहे। ऐसी मार्केटिंग से नंबर ऑफ मिडिलमैन इंक्रीज होते हैं। कमीशन एजेंट्स स्टेट से लाइसेंस इशू करवाते हैं और अपनी मोनोपोली शुरू करते हैं, और इसके तहत फार्मर्स को बहुत ही कम कमाते हैं और मेन प्रॉफिट जाता है आड़तियों को, मिडिलमैन को। तो अगर हम चाहते हैं कि भारतीय किसान इंटरनेशनल कंपटीशन में खड़ा रहे, मजबूत रहे, तो हमें अपनी मार्केटिंग सर्विसेज को स्ट्रेंथन करना होगा ही होगा। इसके तहत हमें एपीएमसी एक्ट को अमेंड करना होगा ताकि प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर्स इसमें अपना मार्केट ओन मार्केट एस्टैब्लिश कर सके। डायरेक्ट मार्केटिंग अलाउ की जानी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कि जो कंपनीज हैं वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सके फार्मर्स के साथ, ताकि फार्मर्स को भी एक अच्छा दाम मिल सके और मिडिल मैन की संख्या कम हो सके। 2 लाख करोड़ का क्रेडिट बूस्ट दिया गया है अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। मतलब कि कंसेशनल रेट पे क्रेडिट दिया जाएगा किसानों को थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स। एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल दिया गया है फार्मर्स को थ्रू नाबार्ड, और ये है 30,000 करोड़ का। ऑल्सो एक सेंट्रल लॉ बनाया जाएगा जिसके तहत बैरियर फ्री इंटर ट्रेड किया जाएगा। और क्या क्या बैरियर्स हैं आइए जान लेते हैं। ट्रेड में क्या क्या बैरियर्स आ रहे हैं, वो है लैक ऑफ लेबर नहीं है, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट इंटरप्शन हो रहा है, शॉर्टेज हो रही है रॉ मटेरियल्स की, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेशन प्राप्त करने में प्रॉब्लम हो रही है, इंटरप्शन इन मूवमेंट ऑफ शिपिंग डॉक्यूमेंट्स बिकॉज courier services are closed, problem of availability of goods services, problem of clearance of goods for import or export, and there is difficulty to access to ports and yards. तो ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इन सब बैरियर्स को हटाने के लिए एक सेंट्रल लॉ लागू किया जाएगा। आइए जानते हैं क्या क्या हमारे देश से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं। फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स हैं, बासमती राइस है, नॉन बासमती राइस, सीड्स, फ्लावर्स, प्लांट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड मशीनरी। और एक ऐसा लॉ बनाया जाएगा जिसमें फार्मर को चॉइस होगी कि वो अपना प्रोडक्ट अपने आप बेच सके और अट्रैक्टिव प्राइस पे बेच सके। उसके लिए ये फार्मर्स को ई ट्रेडिंग के थ्रू अपना प्रोडक्ट सेल करने में भी मदद की जाएगी।